जैसलमेर में हुए इस बस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली, लेकिन एक परिवार एक था जिसके सब लोग इस हादसे में जान गंवा बैठे। माँ बाप, 2 बेटियां, 1 बेटे समेत पूरा परिवार खत्म हो गया। ये परिवार दिवाली की छुट्टी मनाने जा रहा था, लेकिन इस हादसे में इनकी जिंदगी ही खत्म हो गई। महेंद्र मेघवाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दीपावली की छुट्टी मनाने घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। जैसलमेर से महेंद्र अपने घर के लिए निकले थे। घर पर उनकी मां अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली। दिवाली का त्योहार सबके लिए मातम में बदल गया। पुलिस अब डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। इन मनहूस बस में महेंद्र के साथ पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू, बेटी दीक्षा और बेटा शौर्य सब दुनिया छोड़ गए। महेंद्र की बूढ़ी मां पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। महेंद्र जैसलमेर के आर्मी डिपो में तैनात थे। वो दिवाली की छुट्टी में जैसलमेर से अपने घर जोधपुर लौट रहे थे। पुलिस महेंद्र की मां को जोधपुर लाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर कोई परेशानी होगी तो जोधपुर से डॉक्टर्स की टीम को घर भेजा जाएगा ताकि डीएनए टेस्ट लिया जा सके। महेंद्र की पत्नी के भाई पार्वती भी शवगृह पहुंच गए हैं। सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। इस हादसे से जुड़ी एक और दर्दनाक कहानी है, एक और परिवार का दर्द। जितेश चौहान रामगढ़ पावर प्लांट में काम करते थे। उनकी आंखों में इस दिवाली पर परिवार से मिलने की चमक थी। जैसलमेर से जोधपुर जा रही बस में बैठकर वो अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सफर का इंतजार था वो जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। बस में सवार होने से ठीक पहले जितेश ने अपनी पत्नी को फोन किया। इस फोन कॉल में वो दिवाली की तैयारियों और घर पहुंचने की खुशी के बारे में बता रहे थे। पत्नी के लिए ये महज एक पति का फोन था। जितेश ने कहा, हाँ मैं बस में बैठ गया हूं, लेकिन उनकी पत्नी को वो आवाज अब कभी सुनाई नहीं देगी। जब पत्नी ने टीवी पर जैसलमेर जोधपुर रूट पर बस में लगी भीषण आग की खबर देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बार बार जितेश को फोन मिलाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। वो रिंग जाती रही और इधर उम्मीद टूटती रही। जितेश के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। डीएनए के लिए उनके परिवार को अस्पताल बुलाया गया है। इस हादसे में कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल चुकी हैं। इस हादसे में कई लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं, जिनकी वजह से कई परिवारों की खुशियां छिन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस से जुड़ी। हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड का मामला और पेचीदा हो गया है, जब पूरन कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करने वाले एएसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली। लेकिन अब इस केस पे गैंगस्टर की एंट्री से और भी हलचल हो गई है। संदीप लाठर ने सुसाइड करने से पहले एक नाम लिया, राव इंद्रजीत। कौन है ये राव इंद्रजीत? देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड मामले में गैंगस्टर की एंट्री ने इस मामले को और भी उलझा दिया है। 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन सिंह ने आत्महत्या की थी। इस बीच 14 अक्टूबर को एक और आत्महत्या का मामला सामने आया। एएसआई संदीप लाठर ने मंगलवार दोपहर कमरे में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को डेड बॉडी के पास से एक सुसाइड नोट और मोबाइल फोन में एक वीडियो मिला था। सुसाइड नोट और मोबाइल फोन में आईजी वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। एएसआई संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में और अपनी आखिरी वीडियो में एक नाम लिया था, राव इंद्रजीत। आखिर ये इंद्रजीत कौन है? राव इंद्रजीत सिंह कोई और नहीं बल्कि हरियाणा का ही एक नामी गैंगस्टर है। इस मामले में गैंगस्टर की एंट्री के बाद हरियाणा की आईपीएस लॉबी में हड़कंप है। राव इंद्रजीत जेम्स म्यूजिक का मालिक है। पुलिस के डर से अमेरिका में बैठा है। वो हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करता है। हाल ही में उसने रोहतक में फाइनेंसर मंजीत की हत्या करवाई थी। राव इंद्रजीत का नाम तब भी सामने आया था जब एल्विस यादव के घर पर फायरिंग हुई थी। एल्विस यादव के घर पर हुई फायरिंग के बाद
फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का एक पोस्ट आया था जिसमें राव इंद्रजीत यादव का नाम था। वो एक कुख्यात गैंगस्टर है। इतना ही नहीं, हरियाणा के सिंगर फाजिलपुरिया पर भी हमले में राव इंद्रजीत का नाम सामने आया था। उस पर हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। संदीप ने आरोप लगाया कि आईपीएस वाई पूरन कुमार ने राव इंद्रजीत से 50 करोड़ रुपए की डील कर उसका नाम एक हत्या के मामले में निकाल दिया। लाठर ने आत्महत्या से पहले रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया को ईमानदार पुलिस अफसर बताया है। ऐसे में हरियाणा पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर मामला और पेचीदा हो गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी एसआई संदीप लाठर के घर पहुंचे और उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। मामले के अंदर जो पार्थिव शरीर है एएसआई संदीप कुमार का, वो इस सामने वाले घर में रखा। अब तक इस मामले के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती, क्योंकि जो वीडियो संदीप कुमार ने रिलीज किया था उसके अंदर उन्होंने साफ तौर पे वाज़ेह किया था कि जो सीनियर लेवल के एडिशनल डीजीपी लेवल के अधिकारी हैं पूरन कुमार, वो एक करप्ट अधिकारी हैं। इस वक्त परिवार से चीफ मिनिस्टर और उनकी जो टीम है लगातार बात कर रही है और इस मामले में परिवार जो है वो लगातार डिमांड कर रहा है कि उसको जस्टिस मिले। दूसरी तरफ संदीप लाठर का परिवार शव का पोस्टमार्टम करने की इजाजत नहीं दे रहा। उनका कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, हम पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। ये जो घर है, यहाँ पर एएसआई संदीप कुमार की जो डेड बॉडी है इसको अभी रखा गया है और इनका जो लास्ट राइट है वो अभी तक किया नहीं गया है। परिवार जो है उनका कहना है कि अगर इस मामले में जब तक इंसाफ नहीं मिलता उन्हें, तब तक जो है उनका लास्ट राइट नहीं किया जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा पास हो चुके हैं, एफआईआर क्यों नहीं हो रही? ये तो प्रशासन बताओ। आपने रिक्वेस्ट की थी? हमने तो लिखित में भी शिकायत दे लीजिए। तो आप ऐसा उस एफआईआर में किसका नाम लिखवाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से एफआईआर करने से मना कर? वो भाई ने सुसाइड नोट में बता रखे। फिलहाल आईपीएस अफसर की सुसाइड से शुरू हुआ ये मामला एएसआई की सुसाइड तक जा पहुंचा है और इसमें गैंगस्टर की एंट्री से और भी ज्यादा खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सिंह का 8 दिनों के बाद आज अंतिम संस्कार हो गया। आज सुबह उनकी पत्नी ने उनके पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद शाम को वाई पूरन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आग की लपटों के बीच हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। आप देख सकते हैं कि उनके परिवार के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया गया और अब वो अपनी अंतिम यात्रा पर हैं। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी बेटियां हैं और उनके तमाम जो जानकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही हरियाणा के डीजीपी, हरियाणा पुलिस के कई अधिकारी, पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा परिवार के और तमाम जो जानकार हैं वो यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जो वाई पूरन कुमार हैं वो भले ही अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए हों, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं। उन्होंने 8 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा था और उसमें 13 अधिकारियों के नाम लिखे और उसमें कई तरह के सवाल खड़े किए। अब इन सवालों की जांच जो है, जो तमाम बातें हैं, जो तमाम एंगल हैं, उनकी जांच चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वाई पूरन कुमार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसके पीछे क्या वजह थी, इसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरी बात यह है कि रोहतक में जो एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की है, उस आत्महत्या का इससे क्या कनेक्शन है, इसको लेकर भी जांच चल रही है। तो फिलहाल कई तरह के सवालों के बीच आईपीएस वाई पूरन कुमार अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं और इस पूरे मामले की जांच जो है चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है कि आखिर इस सुसाइड के पीछे ठोस वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं कि वाई पूरन कुमार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। साथ ही जो इस सुसाइड के बाद जो रोहतक में एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या की है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या ये पूरा मामला एक दलित समुदाय के अधिकारी को परेशान करने का है या इसके पीछे भ्रष्टाचार वजह है। इन तमाम एंगल्स पर चंडीगढ़ की पुलिस और यहाँ की एसआईटी जांच कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन शिव कुमार तिवारी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। बात संभल की करते हैं। संभल में 30 साल पुरानी एक अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि वो सरकारी जमीन पर बनी थी। मस्जिद गिराते वक्त किसी ने कोई विरोध नहीं किया। करीब 1 घंटा लगा और बुलडोजर ने ये छोटी सी मस्जिद जमीन दोज कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था, हालांकि कोई विरोध करने नहीं आया। ये 30 साल पुरानी मस्जिद बताई जा रही है। ये संभल तहसील में एनचौड़ा कम्बोह गांव में बनी थी। लोगों ने शिकायत की कि ये जगह एक पार्क की है, तो अब ये जगह खाली करा ली गई है। सार्वजनिक पार्क का नंबर था, तो इसमें धारा 67 के तहत तहसीलदार महोदय के कार्यालय से बेदखली का आदेश हुआ था। उसके कंप्लेंट में ये कार्रवाई की। इन लोगों ने खुद नहीं हटाया निर्माण पे, खुद ही टाइम दिया था, इन्होंने फिर थोड़ा सा हटा के फिर रुक गए थे। अब ये कब्जा मुक्त हो गई। हाँ, ये जमीन सार्वजनिक पार्क का नंबर हमारा। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद के लिए पार्क की 262 वर्ग मीटर की जगह ले ली गई थी। मस्जिद के पास ही कल्की धाम मंदिर भी है। 4 महीने पहले ही गांव वालों ने शिकायत की थी कि ये मस्जिद पार्क की जगह पर बनी है। जांच के बाद 11 जून को मस्जिद कमेटी को नोटिस दिया गया। तहसीलदार ने 20 दिन पहले इसे गिराने का आदेश दिया। इसके बाद जमीन खाली कराने के लिए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में 2 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बुलडोजर से मस्जिद को गिरा दिया गया। मलबे को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। वैसे अक्टूबर में संभल जिले में मस्जिद गिराए जाने का यह दूसरा मामला है। 5 अक्टूबर को एक और मस्जिद को और तालाब पर बने कई घरों को गिराया गया था। अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया था। जो लोगों के द्वारा शिकायत की, जब जांच पड़ताल में पाया तो को अवैध मस्जिद का निर्माण निकला, तो इसी को लेकर के उसे निर्माण को हटा करके जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। संभल से सत्यपाल यादव, एनडीटीवी। तो संभल में हमने देखा कि किस तरह से इस मस्जिद को लेकर शुरुआत में विवाद देखने को मिला, लेकिन प्रशासन के सामने आने के बाद वहां पर जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये पहल की और उसे तोड़ने का, उसे गिराने का समय रहते काम पूरा किया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। दिवाली से पहले अवैध पटाखों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली से लेकर यूपी तक रोज बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए जा रहे हैं। नोएडा से कल 50 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए गए। इससे पहले गाजियाबाद से 6 करोड़ रुपए के पटाखे पकड़े गए थे। दिवाली से पहले नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए धीरज को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अलग अलग प्रकार के 4 कार्टन और 12 प्लास्टिक बोरे भरे हुए प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए गए हैं। आरोपी मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है और फिलहाल नोएडा के हाजीपुर में रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के साथ एनसीआर में पटाखों पे बैन है। इसी क्रम में नोएडा पुलिस पूर्ण रूप से चेकिंग अभियान चला रही है। इसी क्रम में थाना 39 और थाना 113 दो थाना क्षेत्रों में अवैध पटाखा भंडारण की सूचना प्राप्त की, जिसमें दोनों क्षेत्रों में पटाखे की बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। इन दोनों जहानों पे विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने शमशान घाट सेक्टर 123 के पास से 2 आरोपियों अजित कुमार और रजनीश को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 4 प्लास्टिक के कट्टों में देसी पटाखों की बड़ी खेप बरामद हुई है। दोनों आरोपी भी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और नोएडा में रहकर अवैध पटाखों का धंधा कर रहे थे। बाहर से पटाखे लाए थे, यहाँ लोकल रूप से बेचने के लिए पटाखे लाए थे, वही भंडारण किए थे। उसी भंडारण पे ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई। लगभग 50 लाख रुपए के आसपास दोनों थाना क्षेत्रों के पटाखों के संयुक्त किए। 2 लोग अभी गिरफ्तार हुए, बाकी लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनका पूर्ण रूप से पालन करें। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में जो भी गाइडलाइंस दिए हैं उसका सब लोग पालन करें, और नोएडा पुलिस भी यही कर्तव्य है कि हम भी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिए गए उसका पालन कराने के लिए कटिबद्ध हैं। सभी जगह अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आज कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को अनुमति तो दे दी है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां ग्रीन पटाखे तो छोड़िए, अवैध और देसी पटाखों का स्टॉक रखा जा रहा था। यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस अवैध पटाखों पर कड़ी नजर रख रही है। जगह जगह छापेमारी हो रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुजफ्फरनगर सब जगह अवैध पटाखे पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली 3000 किलो पटाखे जब्त, गाजियाबाद यूपी 6 करोड़ के पटाखे जब्त, नोएडा यूपी 50 लाख के पटाखे जब्त, कानपुर यूपी 10,000 किलो पटाखे जब्त, मुजफ्फरनगर यूपी अवैध पटाखों पर सख्ती, हापुड़ यूपी
रिहायशी इलाके में अवैध पटाखे, जालौन यूपी, बंद दुकान से पटाखे बरामद। दिवाली से पहले बड़े शहर हों या छोटे, सभी जगह अब पुलिस धीरे धीरे सख्ती दिखा रही है। पिछले 3 से 4 दिनों में अवैध पटाखों की जब्ती बढ़ती जा रही है। इनमें से कई तो ऐसे इलाकों में बिक रहे थे जहां बड़ा हादसा भी हो सकता था। उम्मीद है प्रशासन की सख्ती से कोई ऐसा हादसा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आप 2025 की दिवाली को सचमुच यादगार बनाना चाहते हैं तो अयोध्या से बेहतर जगह कोई नहीं है। रामनगरी अयोध्या दीपावली और दीपोत्सव के मौके पर सजने को तैयार है। इस बार राम भक्त राम मंदिर में दीपक भी जला सकेंगे। आइए देखते हैं दिवाली से पहले रामनगरी कैसी दिख रही है। अयोध्या नगरी एक बार फिर रोशनी के महासंगम की साक्षी बनने को तैयार है। रामलला के महल में इस बार दीपोत्सव और दीपावली दोनों अवसरों पर दिव्यता और भव्यता का ऐसा मेल देखने को मिलेगा जिसे देख हर राम भक्त खुश हो जाएंगे। इस बार राम भक्त रामलला के मंदिर में दीपोत्सव के मौके पर दीपक भी जला सकेंगे। तो इसके साथ ही मंदिर के पत्थरों को तेल के दाग से सुरक्षित रखने के लिए विशेष दीपक तैयार कराए गए हैं जो लैंप नुमा होंगे और देसी घी के दीपक राम मंदिर में जलाए जाएंगे। इसके अलावा राम मंदिर पत्थरों को सुरक्षित रखने के लिए मोम के भी दीपों का इस्तेमाल किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट तैयारियों में जुटा है। भव्य दीपोत्सव के लिए राम मंदिर के पूरे परिसर में 1 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इनमें से 51,000 मोम के दीपक रामलला के महल को आलोकित करेंगे। रामलला के गर्भगृह से लेकर मंदिर के परकोटे तक चारों दिशाओं में सजावटें की जाएंगी जो अयोध्या आने वाले राम भक्तों के मन को भक्ति की रोशनी से भर देंगी। ये सभी तैयारियां अभी से दिख रही हैं। रात में अयोध्या नगरी जगमगा उठती है। राम मंदिर की सजावट आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगी। इस बार राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी धर्म ध्वज फहराएंगे। 500 क्विंटल फूलों से परिसर को सजाया जाएगा। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए अब सिर्फ दिवाली का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली पर दिल्ली वालों के लिए भी आज एक अच्छी खबर आई। दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने आज दिवाली पर ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों के लिए सशर्त मंजूरी दी है, लेकिन फिलहाल दिवाली आने में कुछ दिन बचे हैं। पर दिल्ली की हवा अभी से जहरीली होनी शुरू हो गई है। आज सुबह ही शहर के कई इलाकों में धुंध भी देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया है। अब दिल्ली वाले दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखों को जला सकते हैं। अदालत ने 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों को सशर्त मंजूरी देते हुए कहा कि पूरी तरह पाबंदी लगाई जाती है तो प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की तस्करी की आशंका पैदा होती है, जो ग्रीन क्रैकर्स के मुकाबले ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। पटाखों के इस्तेमाल के लिए समय सीमा भी तय की गई है। दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली वाले दिन पटाखों का इस्तेमाल केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही किया जा सकता है। साथ ही ग्रीन पटाखों की ऑनलाइन सेल भी नहीं की जा सकती है। 18 से 21 अक्टूबर तक की मंजूरी दी गई है। शाम 6 से रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। सिर्फ ग्रीन पटाखों को ही मंजूरी मिली। ई-कॉमर्स पटाखों को नहीं बेच पाएंगे। माननीय कोर्ट ने जो अपने आदेश दिए हैं दिल्ली सरकार के निवेदन पे दिल की गहराई से मैं उनका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता की ओर से, और विश्वास दिलाते हैं कि हम स्वयं भी, सब लोग, जनता, दिल्ली की जनता भी, दिल्ली की सरकार भी पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए ही इस ग्रीन क्रैकर्स का बच्चे आनंद उठाएंगे और हम सब मिलकर के दिल्ली के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगे। तो वहीं दिवाली से पहले राजधानी में ग्रीन पटाखों को लेकर बड़ी बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि पटाखों पर पूरी तरह बैन रहना चाहिए और कुछ का तर्क ये है कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तुलना में 20 से 30% तक कम प्रदूषण फैलाती हैं। पटाखे का मतलब ही ये था कि जो पटाखे पहले होते थे उसका सब्स्टिट्यूट, जिसमें पोल्यूशन, वॉइस पोल्यूशन कम है और धुएं का पोल्यूशन कम है, तो वो ग्रीन पटाखे में पोल्यूशन तो है नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है
कि दिवाली पर जो पोल्यूशन होता है पटाखे से सिर्फ 4% पोल्यूशन होता था, तो 4% पोल्यूशन वो भी 3 दिन के लिए, 3 दिन बाद वो भी पोल्यूशन खत्म हो जाता था। हमने 20 साल पटाखे बेचे हैं लेकिन अब बंद कर दिए क्योंकि हमारी आत्मा मर चुकी है पटाखे बेचते बेचते। मतलब क्यों, क्या कारण है कि आपकी आत्मा मर चुकी है? ये सरकार ने कहा पटरी हट जाओ, पटरी हट गई, कुत्ते भगा दो, कुत्ते भग गए। अब इन्होंने कहा पटाखे बेच लो, पटाखे दे दिए, कुछ भी नहीं दिया, खाली ठंडन गोपाल। इनसे पूछो कि 4 दिन में ग्रीन पटाखे की इंडस्ट्री कहाँ से लग जाएगी? तो वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद के पास पटाखों की मार्केट है, लेकिन यहाँ बाजार में ग्रीन पटाखे अभी मौजूद नहीं है। जो पटाखे उपलब्ध हैं, लोग वही खरीद कर ले जा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में, और यहाँ पर हम आपको दिखाएं किस तरह से पटाखों की बिक्री चल रही है। ग्रीन पटाखे जो हैं अभी बाजार में तो आए नहीं है, जो नीरी द्वारा जो अप्रूव्ड है, जो जिन पर की QR कोड लगा हुआ है ग्रीन क्रैकर्स का, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, वो ही जो है अप्रूवल वाले ही पटाखे जो है ग्रीन क्रैकर्स हैं और बाजार में उनको बेचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो तमाम देख रहे हैं, बच्चों के लिए भी खास तौर से पटाखे हैं, लेकिन इनके ऊपर इको ग्रीन पॉल्यूशन फ्री जरूर लिखा है, लेकिन ये अप्रूव्ड ग्रीन क्रैकर्स नहीं है। लेकिन दिवाली अभी भी कुछ दिन दूर है, पर दिल्ली NCR में एक बार फिर से हवा जहरीली हो गई। करीब 4 महीने के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। बुधवार की सुबह दिल्ली और NCR के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई रही। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कल ही दिल्ली NCR में ग्रैप ऑन लागू किया था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने चेतावनी दी है कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण स्थलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या उन्हें सील कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि सुबह और शाम के समय बाहर निकलने से बचें, खासकर बुजुर्ग, बच्चे और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग। साथ ही घर से निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी गई है। दीपावली के समय ये वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी सीरियल महाभारत में कर्ण के किरदार से घर घर में पहचान बनाने वाले अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले में किया जा रहा है। पंकज धीर को आखिरी विदाई देने के लिए इंडस्ट्री के तमाम सितारे पहुंचे हैं। इनमें सलमान खान भी शामिल हैं। सलमान ने पंकज धीर के शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। पंकज धीर कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उनके असमय चले जाने से हर कोई हैरान है। और इसी के साथ यहां एक ब्रेक पर रुक रहे हैं और NDTV इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ।